स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विकास कुमावत। आज हम जीओसी का नेक्स्ट लेक्चर देखने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने अनुनाद की बात करी थी, है ना। अनुनाद अपन स्टार्ट किया था अपन ने, तो आज हम जो है उसके आगे का देखेंगे, ठीक है ना। तो अनुनाद को हमें समझना है, अनुनाद की ज़रूरत क्यों पड़ी ये तो हम सीख ही चुके हैं। तो अनुनाद, ठीक है भाई, देखो ज़रा कि अनुनाद की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। और अनुनाद होता क्या है ये तो हम पहले सीख चुके हैं। कल की क्लास में हमने देखा था कि भाई अनुनाद की ज़रूरत क्यों पड़ी। हम पढ़ रहे थे संयुग्मन के बारे में कि भाई संयुग्मन क्या होता है, ठीक है ना। इसके अलावा संयुग्मन जो है अगर होगा तो वहाँ अनुनाद कैसे चलेगा, क्योंकि मैंने आपको ये कहा था कि किसी भी कंपाउंड के या फिर हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये वाला कंपाउंड अनुनाद प्रदर्शित करेगा कि नहीं प्रदर्शित करेगा, या किसी भी कंपाउंड में अनुनाद होगा या नहीं होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए कंपाउंड में यौगिक में क्या होना चाहिए, इसके लिए यौगिक में होना चाहिए भाई संयुग्मन होना चाहिए, संयुग्मन, ठीक है। यौगिक में संयुग्मन होना चाहिए, इसको बोलते हैं भाई कॉन्जुगेशन। तो कंपाउंड में कॉन्जुगेशन होना चाहिए। अगर अपने कंपाउंड में कॉन्जुगेशन है तो उसमें संयुग्मन है, तब तो वो अनुनाद प्रदर्शित कर सकता है। और अगर कॉन्जुगेशन ही नहीं है तो भाई वो कभी भी अनुनाद प्रदर्शित नहीं करेगा। क्लियर है बात। तो देखना ज़रा कि भाई संयुग्मन जो है वो कैसे आपको चेक करना है। तो इसके लिए मैंने आपको कहा कि भाई कभी भी यदि द्विबंध के एकांतरित क्रम में कोई द्विबंध उपस्थित हो, है ना। द्विबंध के एकांतरित क्रम में कोई द्विबंध या त्रिबंध भी हो सकता है भाई, ठीक है ना। आपको कंसेप्ट ये ध्यान में रखना है कि भाई पाई बंध के एकांतरित क्रम में कोई पाई बॉन्ड हो। पाई बॉन्ड के एकांतरित क्रम में क्या होना चाहिए, पाई बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है ना। अब पाई बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड का भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड का भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो द्विबंध के एकांतरित क्रम में कोई द्विबंध या त्रिबंध या फिर क्या हो भाई लोन पेयर हो, या पॉजिटिव चार्ज आ सकता है या नेगेटिव चार्ज आ सकता है, या मुक्त इलेक्ट्रॉन आ सकता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। या फिर क्या आ सकता है भाई, इसके अलावा रिक्त कक्षक आ सकते हैं, रिक्त कक्षक, इनमें से कुछ भी आ सकता है। तो यही कंडीशन जो है वो किसकी होगी, संयुग्मन की होगी, है ना। कल अपन ने इसको जो है वो पूरा डिटेल में देख लिया था। जैसे अपने को ये कंडीशन दे दे तो ये कंडीशन जो है वो संयुग्मन की होगी। ज़रूरी नहीं है कि मल्टीपल बॉन्ड जो है वो किसके कार्बन कार्बन के बीच में हो, ये ज़रूरी नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड किसी के बीच में भी आ सकता है। जैसे भाई ये वाला भी, इसको भी आप संयुग्मन बोल सकते हो, इसको भी संयुग्मन बोल सकते हो। डबल सिंगल डबल, ये भी संयुग्मन है, ठीक है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड केवल कार्बन कार्बन के बीच में आए। यहाँ पर ये कंडीशन भी आ सकती है भैया, ये भी संयुग्मन की कंडीशन है कि ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, ये भी संयुग्मन हो सकता है, ठीक है। फिर देखना जरा, या फिर ये कंडीशन भी आ सकती है भाई CH2 CH और ये CH2 पॉजिटिव, ये भी कंडीशन आ सकती है CH2 CH और ये CH2 नेगेटिव, ये भी कंडीशन आ सकती है CH2 CH और ये CH2 और एक मुक्त इलेक्ट्रॉन आ जाए, ठीक है ना। तो ये भी कंडीशन आ सकती है। या फिर इसके अलावा ये कंडीशन भी हो सकती है भाई CH2 CH और ये, ठीक है। इसके अलावा जो है वो यहाँ पर आ जाए भाई अपने पास NH2 आ जाए, ये भी कंडीशन आ सकती है कि एक लोन पेयर हो, ठीक है ना। तो लोन पेयर, ये सारी की सारी कंडीशन किसकी है भाई, संयुग्मन की है ना। अब ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि भाई एक खुली कार्बन की श्रृंखला ही उपस्थित हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई कंपाउंड में एक खुली कार्बन श्रृंखला उपस्थित हो। कंपाउंड जो है वो रिंग के फॉर्म में भी हो सकता है। तो संयुग्मन ये कोई आवश्यक नहीं है कि भाई खुली कार्बन श्रृंखला हो, संयुग्मन एक वलय के रूप में भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए देखना जरा कि भाई ये कंडीशन आ गई मान लो, ठीक है, डबल सिंगल डबल, ये भी संयुग्मन है। अब रिंग दे दी, संयुग्मन आ सकता है। मतलब ये सारी चीज़ें अगर कैसे भी करके, ठीक है ना, जैसे डबल सिंगल पॉजिटिव आ गया, ये सारी चीज़ें जो है वो कैसे भी करके किसी भी कंपाउंड में आ जाए, ठीक है। चाहे वो वलय वाला हो, चाहे बिना वलय वाला हो, चाहे रिंग वाला हो, चाहे खुली कार्बन श्रृंखला का हो, कोई भी कंपाउंड हो, ठीक है ना, तो संयुग्मन माना जाएगा। जैसे ये कंपाउंड दे दिया, ओके, ये ऑड इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है। जैसे भाई ये कंपाउंड दे दिया कोई आपको, ठीक है, यहाँ नेगेटिव चार्ज दे दिया, ठीक है ना। इसके अलावा अगर कोई लोन पेयर आ जाए तो भी हो सकता है भाई संयुग्मन, है ना।
जैसे ये वाला कंपाउंड है तो डबल सिंगल लोन पेयर, इसमें भी संयुग्मन है, और जहां संयुग्मन होगा वहां अनुनाद हो सकता है, ठीक है। और देखो जरा भाई ये वाला कंपाउंड देखना, इसमें देखो डबल सिंगल लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल लोन पेयर सिंगल, तो इसमें पूरे में संयुग्मन है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से अब संयुग्मन को आप पहचान लोगे कि संयुग्मन का मतलब क्या है। क्या मतलब होगा, डबल बॉन्ड के एकांतरित क्रम में, एकांतरित क्रम होना चाहिए, यानी केवल एक का ही अंतर होना चाहिए, एक से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। ऐसा भी नहीं हो कि डबल बॉन्ड लगातार आ जाए, है ना। तो डबल बॉन्ड अगर लगातार आ गए, जैसे मान लो ये वाली कंडीशन आ गई CH2 C डबल बॉन्ड CH या C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, ये वाली कंडीशन आ गई, तो इसमें देखो डबल 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 डबल, ठीक है। तो इसमें भी संयुग्मन, इसको भी अपन संयुग्मन नहीं बोल सकते। क्लियर है बात। तो भाई ये सारी की सारी कंडीशन जो है वो अपने पास क्या है, संयुग्मन की है, ये वाली कंडीशन संयुग्मन की नहीं है। अब नेक्स्ट अपन पॉइंट पर आते हैं। तो नेक्स्ट अगला पॉइंट है भाई संयुग्मन के प्रकार, कितने प्रकार का होगा ये देखना, इसको समझने की कोशिश करना। संयुग्मन के प्रकार, ठीक है भाई। देखो कि संयुग्मन के प्रकारों की बात करते हैं, तो यानी संयुग्मन कितने प्रकार का होता है ये हमें पढ़ना है, ठीक है ना। तो देखना बेसिकली संयुग्मन जो है वो 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं भाई लीनियर कॉन्जुगेशन, लीनियर कॉन्जुगेशन, ठीक है। इसको केवल समझना है भाई, इसमें कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं है, है ना। इसको रेखीय संयुग्मन बोलेंगे, रेखीय संयुग्मन, लीनियर कॉन्जुगेशन है, रेखीय संयुग्मन है, ठीक है। क्या होता है देखना जरा ध्यान से कि भाई नाम से पता चल रहा है कि अगर कॉन्जुगेशन जो है वो अपना एक लाइन के फॉर्म में हो, पूरा कॉन्जुगेशन जो है वो एक रेखा के रूप में हो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल लगातार ऐसे चलते जा रहा है, तो उसको लीनियर कॉन्जुगेशन बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखना जरा कि भाई CH2 CH 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 CH2, ये वाला देखना, ठीक है भाई। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, पूरा कॉन्जुगेशन जो है वो लगातार एक रेखा के रूप में चलता जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे भाई, ये एक लीनियर कॉन्जुगेशन का एग्जांपल है, ठीक है ना। इसको केवल समझने की कोशिश करनी है। जैसे आपको ये दे दिया, ठीक है, इसको देख लो, डबल सिंगल पॉजिटिव, ये वाला भी क्या है भाई, एक रेखा के रूप में, तो इसको भी क्या बोलेंगे, लीनियर कॉन्जुगेशन बोलेंगे। आप इसको चाहो तो ऐसे बना सकते हो भाई, है ना। किसी की इच्छा हो गई कि सर मैं तो ऐसे बनाऊंगा, ठीक है, ये लो। अब इसको जो है वो क्या बोलेंगे, डबल सिंगल लोन पेयर। देखना जरा कॉन्जुगेशन तो है, कैसे भी आ सकता है कॉन्जुगेशन, ऐसा नहीं है कि भाई सीधी रेखा में ही आएगा, है ना। कैसे भी आ सकता है कॉन्जुगेशन, तो किधर भी हो सकता है। बस आप तो वो कंसेप्ट ध्यान में रखना कि डबल बॉन्ड के एकांतरित क्रम में होना चाहिए। एकांतरित क्रम का मतलब है एक छोड़ के आना चाहिए, चाहे डबल बॉन्ड को एक बीच में एक सिंगल बॉन्ड के बाद में डबल बॉन्ड आए, सिंगल बॉन्ड के बाद पॉजिटिव चार्ज आए, सिंगल बॉन्ड के बाद में लोन पेयर आए, एक छोड़ के आना चाहिए। तो इसको देखो डबल सिंगल और लोन पेयर, तो डबल सिंगल लोन पेयर आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाला भी क्या है भाई, अपने पास संयुग्मन है। कौन सा संयुग्मन मानेंगे, इसको भी लीनियर कॉन्जुगेशन ही मानेंगे। कैसे भी लिख के दे सकता है, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं भाई मैं। ये देखो दोनों कंपाउंड एक ही है, तो डबल सिंगल लोन पेयर ऐसे देख लो चाहे ऐसे देख लो, एक ही बात है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं भाई, ये तो है लीनियर कॉन्जुगेशन, कि भाई अगर संयुग्मन जो है वो एक रेखा के रूप में हो तो उसको रेखीय संयुग्मन हम बोल सकते हैं। दूसरा वाला जो संयुग्मन है वो अपने पास होता है भाई, उसको बोलते हैं साइक्लिक कॉन्जुगेशन, चक्रीय संयुग्मन, ठीक है ना। साइक्लिक कॉन्जुगेशन, चक्रीय संयुग्मन, ठीक है। तो साइक्लिक कॉन्जुगेशन या चक्रीय संयुग्मन, है ना, इसको बात करते हैं। तो देखना जरा कि ये जो साइक्लिक कॉन्जुगेशन है या चक्रीय संयुग्मन है ये क्या होता है। तो इसमें देखें कि साइक्लिक कॉन्जुगेशन या चक्रीय संयुग्मन, नाम से पता चल रहा है कि कॉन्जुगेशन जो है वो एक रिंग के रूप में होगा, एक वलय के रूप में कॉन्जुगेशन होगा, ठीक है ना। एक वलय के रूप में कॉन्जुगेशन होगा,
तो उसको क्या बोलेंगे हम, साइक्लिक कॉन्जुगेशन बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखना कि भाई इसको पहचानने का तरीका ये है कि आप जहाँ से शुरू हो रहे हो और वापस से घूम के वहीं आ जाओ, तो पूरा अगर एक साइकिल बन रहा है तो इसको साइक्लिक कॉन्जुगेशन हम बोल सकते हैं। जैसे बेंजीन में डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, मैं यहाँ से स्टार्ट हुआ था और मैं घूम के वापस से यहीं पर पहुंच गया, ठीक है ना, तो इसको मैं साइक्लिक कॉन्जुगेशन बोल सकता हूँ। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, यहाँ से स्टार्ट हुआ, घूम के वापस से यहीं पहुंच गया, ये साइक्लिक कॉन्जुगेशन है। बहुत ही सिंपल सा काम है, ठीक है ना। तो इसमें एक वलय होगी। पहली बात तो साइक्लिक कॉन्जुगेशन जो है ना वो हमेशा वलय में ही होगा, ये जो है वो केवल रिंग में होगा, केवल रिंग में होगा, इसके लिए रिंग होनी जरूरी है। और ये वाला जो है ना लीनियर, ये रिंग में भी हो सकता है और मतलब ओपन साइकिल में भी हो सकता है, या खुली श्रृंखला वाले यौगिकों में भी हो सकता है और रिंग में भी हो सकता है। यह है रिंग तथा खुली कार्बन श्रृंखला। दोनों यौगिकों में हो सकता है, ठीक है, दोनों यौगिकों में हो सकता है। अभी बात करेंगे, देखो खुली कार्बन श्रृंखला वाले देख लिए, रिंग में कब होगा भाई। देखो जरा इसका एग्जांपल, जैसे मान लो ये रिंग दे दी, ये रिंग दे दी, ठीक है। एक तो है साइक्लिक कॉन्जुगेशन, एक तो साइक्लिक कॉन्जुगेशन में क्या होगा कि भाई जहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं तो घूम के डबल सिंगल करता हुआ वापस से यहीं पर आके रुक गया, है ना, पूरा साइकिल कंप्लीट हो रहा है, पूरी वलय बन रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम चक्रीय संयुग्मन, ठीक है। और यहां देखना जरा, यहां से स्टार्ट हो रहा हूं, मान लो डबल, यहां से स्टार्ट हो रहा हूं, डबल सिंगल पॉजिटिव सिंगल सिंगल, भाई यहां से स्टार्ट हुआ और इसमें केवल संयुग्मन यहीं तक है, यहां तक नहीं है, वापस से यहां तक घूम के कैसे आऊंगा भाई, डबल सिंगल पॉजिटिव, फिर दो सिंगल बॉन्ड आ गए ना, दो सिंगल बॉन्ड नहीं होने चाहिए, एक सिंगल बॉन्ड का अंतर होना चाहिए, तो ही संयुग्मन बोल सकते हैं। एक से ज्यादा सिंगल बॉन्ड का अगर डिफरेंस आता है तो वो संयुग्मन वहां टूट जाता है, तो ये संयुग्मन जो है वो केवल यहीं तक काउंट होगा, इस पॉजिटिव चार्ज तक ही काउंट होगा, यहां से स्टार्ट हुआ पॉजिटिव तक काउंट हुआ। ये भाई ये भी एक लीनियर कॉन्जुगेशन का ही एग्जाम्पल है, ये वाला जो है वो चक्रीय कॉन्जुगेशन नहीं माना जाएगा, इसको लीनियर कॉन्जुगेशन की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। क्यों किया जाएगा लीनियर कॉन्जुगेशन की तरह ट्रीट, क्योंकि भाई इसमें जो है वो केवल यहीं तक है, और चक्रीय कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि भाई पूरी वलय में संयुग्मन होना चाहिए, पूरी रिंग में होना चाहिए, जहां से स्टार्ट हो रहे हो ना वहीं पर वापस आके रुकना चाहिए। तो ये रिंग में चक्रीय संयुग्मन, रिंग में लीनियर कॉन्जुगेशन भी हो सकता है और रिंग में चक्रीय संयुग्मन भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन कभी भी ओपन चेन कंपाउंड में जो है वो चक्रीय संयुग्मन नहीं होगा, चक्रीय संयुग्मन के लिए वलय होना जरूरी है, ठीक है। और देखो जरा, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है भाई, देखो कि जैसे इसको देखो, है ना, देखो जैसे यहां से स्टार्ट होता हूं, मान लो डबल सिंगल लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यानी इस लोन पेयर और डबल बॉन्ड के बीच में एक का डिफरेंस है, ये भी संयुग्मन है, यानी यहां से चला डबल सिंगल लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल, पूरा चक्कर कंप्लीट हो रहा है ना, पूरा साइकिल कंप्लीट हो रहा है, तो ये भी क्या है, चक्रीय संयुग्मन। क्लियर है। जैसे आपको ये दे दिया, ये सेम टू सेम एग्जाम्पल आ गया, ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन है, लोन पेयर सिंगल डबल लोन पेयर सिंगल, यानी यहां से स्टार्ट हुआ है ना, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो पढ़ना, ठीक है ना, कहीं से भी स्टार्ट हो जाओ, वापस से घूमकर अगर वहीं आ रहे हो तो उसको साइक्लिक कॉन्जुगेशन हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है भाई अपने पास साइक्लिक कॉन्जुगेशन, ये है कौन सा, लीनियर कॉन्जुगेशन। एक अलग तरीके का कॉन्जुगेशन है, तीसरा टाइप है ना, जिसको हम बोलते हैं भाई क्रॉस कॉन्जुगेशन, क्रॉस कॉन्जुगेशन। ठीक है, तीसरे वाले को क्या बोलेंगे भाई, हम क्रॉस कॉन्जुगेशन बोलेंगे। ये क्या होता है समझिएगा ध्यान से कि क्रॉस कॉन्जुगेशन किसको बोलते हैं, थोड़ा सा अलग है भाई। तीन इसमें क्या होंगे, तीन परमाणु होंगे, ठीक है, तीन परमाणु होंगे, ए बी एंड सी, एग्जाम्पल ले रहा हूं, ए बी एंड सी, ये तीन परमाणु, तीन में से कोई दो, कोई भी दो, चाहे ए और सी ले लो, चाहे बी और सी ले लो, चाहे ए और बी ले लो, ठीक है, तीन में से कोई भी दो, जैसे ए और सी, ठीक है, ये संयुग्मन में होंगे,
और भाई बी और सी ये भी संयुग्मन में होंगे, है ना। मतलब ये है कि 3 परमाणु है और 3 में से कोई 2 परमाणु जो तीसरा बचा है उसके साथ संयुग्मन में होंगे। 3 में से 2 परमाणु, ये 3 में से 2 परमाणु यानी ए और बी ले रहा हूं, 3 में से 2 परमाणु तीसरे वाले के साथ संयुग्मन में होंगे। ए और सी संयुग्मन में है, बी और सी संयुग्मन में है, ये दोनों संयुग्मन में है, ये दोनों संयुग्मन में है। लेकिन जो 2 परमाणु है वो आपस में संयुग्मन में नहीं होंगे, इन दोनों में संयुग्मन नहीं होगा, तो इसको क्रॉस कॉन्जुगेशन बोलेंगे। क्या है, 3 परमाणु होंगे, 3 में से कोई भी 2 परमाणु जो बच गया तीसरे वाला उसके साथ संयुग्मन में होंगे। ठीक है, जैसे ए और बी लेते हो तो ए और बी दोनों सी के साथ संयुग्मन में है, लेकिन वो दोनों परमाणु आपस में संयुग्मन में नहीं होंगे, ए और बी आपस में संयुग्मन में नहीं है। आप बी और सी लेते हो तो बी और सी ए के साथ बी भी संयुग्मन में, ए के साथ सी भी संयुग्मन में है, लेकिन बी और सी आपस में संयुग्मन में नहीं। इन दोनों को आप कैसे भी ले सकते हो। फंडा ये है कि 3 परमाणु में से कोई 2 परमाणु तीसरे वाले के साथ संयुग्मन में होंगे और वो 2 परमाणु आपस में संयुग्मन में ना हो, तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, क्रॉस कॉन्जुगेशन बोलेंगे। एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करेंगे, देखना जरा। ये देखो भाई, देखो डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर, ठीक है। तो इसमें देखना जरा, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर। अब यानी अगर इसको मैं ए बोल दूं, इसको मैं बी बोल दूं और इस ऑक्सीजन को क्या कर दूं, सी बोल दूं, तो देखना ए और सी यानी इसमें इन दोनों में संयुग्मन है। कैसे, डबल सिंगल लोन पेयर आ रहा है, एक के अंतर पर आ रहा है, तो इन दोनों में संयुग्मन है, ए और सी के बीच में संयुग्मन है ना। डबल सिंगल लोन पेयर, सी और बी के बीच में भी संयुग्मन है ना। लेकिन लोन पेयर सिंगल सिंगल लोन पेयर, यहां 2 सिंगल बॉन्ड आ गए ना भैया, 2 सिंगल बॉन्ड नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। 2 सिंगल बॉन्ड होंगे तो उसको संयुग्मन अपन नहीं मान सकते। हाँ, तो ये दोनों कॉन्जुगेशन में है, ये दोनों कॉन्जुगेशन में है, लेकिन यहाँ 2 सिंगल बॉन्ड है तो ये दोनों कॉन्जुगेशन में नहीं है। तो भाई यही क्या है, यही क्रॉस कॉन्जुगेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। और देखो जरा कि भाई जैसे हमारे पास ये वाला है, सल्फेट की बात कर लेते हैं, हमने बात करी थी ना, सल्फेट की बात कर लेते हैं। तो इसमें देखना डबल सिंगल नेगेटिव, ठीक है ना। अब ये जरूरी नहीं है कि भाई 3 ही हो, आपको ये कंसेप्ट समझना पड़ेगा। आपको कोई भी इसमें से 3 चुनने हैं, कोई भी 3 आप ले लो। जैसे टोटल जो है वो यहाँ पर 5 एटम है, तो आपको 5 में से कोई भी 3 चुनने हैं। सल्फर तो सेंट्रल एटम हो गया, सल्फर की बात नहीं करूंगा, लेटरल एटम को चेक करते हैं। तो डबल सिंगल और ये नेगेटिव, डबल सिंगल और ये नेगेटिव। तो एक बार के लिए मैं इन तीनों को देख रहा हूँ, है ना। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब इन 3 में देखना जरा कि डबल सिंगल नेगेटिव ये दोनों कॉन्जुगेशन में है, डबल सिंगल नेगेटिव ये दोनों भी कॉन्जुगेशन में है, लेकिन नेगेटिव सिंगल सिंगल ये दोनों कॉन्जुगेशन में नहीं है। और अगर ये दोनों भैया कॉन्जुगेशन में नहीं है तो ये भी क्रॉस कॉन्जुगेशन का ही एग्जांपल है। क्लियर बात। जैसे भाई अपने पास कार्बोनेट चेक कर लेते हैं, ये है भाई कार्बोनेट, सेम टू सेम केस है कि भाई देखो डबल सिंगल नेगेटिव ये दोनों कॉन्जुगेशन में है, ठीक है। डबल सिंगल नेगेटिव ये दोनों भी कॉन्जुगेशन में है, ठीक है। नेगेटिव सिंगल सिंगल नेगेटिव ये दोनों कॉन्जुगेशन में नहीं है। ये भी किसका एग्जांपल है, क्रॉस कॉन्जुगेशन का एग्जांपल है। समझ गए बात को। तो इस तरीके से आपको क्या करना है भाई, क्रॉस कॉन्जुगेशन चेक करना है। और क्रॉस कॉन्जुगेशन को आगे चल के हम वापस से एक बार इसको डिस्कस करें। वैसे तो पूरे रेजोनेंस में अपन रेजोनेंस पढ़ ही रहे हैं, तो उस पर यही चलने वाला है, कॉन्जुगेशन ही चलने वाला है। बाकी क्रॉस कॉन्जुगेशन इन सब के एप्लीकेशन अपन आगे पढ़ेंगे। तो कितने प्रकार का हो गया भाई संयुग्मन, अपने पास 3 प्रकार का हो गया। कौन सा, रेखीय संयुग्मन, फिर इसके बाद में हो गया भाई अपने पास कौन सा, ये चक्रीय संयुग्मन, और फिर हो गया भाई अपने पास क्रॉस कॉन्जुगेशन, ठीक है ना। तो इसको मिटा रहा हूं भाई। तो हम पढ़ रहे हैं अनुनाद चलने की कंडीशन, अनुनाद के लिए शर्त क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है ना भाई। देखो देखो भाई, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, हम अनुनाद की शर्तें पढ़ रहे हैं। तो पहली शर्त क्या थी भाई, यौगिक में संयुग्मन होना चाहिए। यौगिक में
संयुग्मन होना चाहिए। अब संयुग्मन क्या है वो हमने देख लिया। सबसे ज़रूरी कंडीशन यही है अनुनाद की। जो सेकंड शर्त है अनुनाद का, जो सेकंड पॉइंट है, वो आपको ध्यान में रखना है कि भाई यौगिक समतलीय होना चाहिए। यौगिक समतलीय होना चाहिए, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्थात संयुग्मी तंत्र का प्रत्येक कार्बन या प्रत्येक परमाणु ले लेता हूं, प्रत्येक परमाणु sp2 संकृत होना चाहिए। ठीक है भाई, ये सेकंड कंडीशन है कि यौगिक क्या होना चाहिए, अपना प्लेनर होना चाहिए, समतलीय, यानी सारे परमाणु एक ही तल में अरेंज होने चाहिए। यह अपने पास संयुग्मन के बाद अनुनाद की दूसरी कंडीशन है। अगर यौगिक असमतलीय होगा ना, वहां पर भाई अनुनाद नहीं चलेगा। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, है ना, या संयुग्मी तंत्र में उपस्थित परमाणुओं के पी कक्षक आपस में समानांतर होने चाहिए। ठीक है, संयुग्मी तंत्र में उपस्थित परमाणुओं के पी कक्षक जो है वो आपस में क्या होने चाहिए, समानांतर होने चाहिए। ठीक है ना। अब ये तीनों पॉइंट जो है एक ही है, आप इसको ऐसे बोल दो चाहे ऐसे बोल दो, तीनों पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आपको पहला पॉइंट ध्यान में रखना है, संयुग्मन होना चाहिए, फिर सेकंड पॉइंट समतलीय होना चाहिए। ज्यादातर केस में आपको सेकंड पॉइंट चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ऑर्गेनिक में बहुत ही कम केस ऐसे हैं, बहुत ही गिने चुने एग्जाम्पल है जहां पर आपको जो है वो, हाँ एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, लेकिन अपने सिलेबस में बहुत ही कम एग्जाम्पल ऐसे पूछे जाते हैं जिनमें ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं होगी, इसलिए अनुनाद नहीं होगा। हम उन कंडीशन की बात कर लेंगे अलग से। अब यहाँ पर जो है वो एक वर्ड आया है sp2 संकृत, ठीक है। और ये संकरण क्या होता है ये शायद मैंने आपको नहीं बताया है समावेता में। इंग्लिश मीडियम वालों में मैंने समावेता में ये संकरण वाला बता दिया था पोर्शन, तो मैं एक बार आपको ये संकरण के बारे में बता देता हूँ कि संकरण क्या होता है। ठीक है, और देखो जरा कि इसको हम पहले एक बार अलग से पढ़ लेते हैं कि भाई संकरण क्या होता है। संकरण के बारे में हम समझते हैं। भाई देखो, दो घटनाएं होती है, एक तो होता है संकरण, एक होता है अतिव्यापन। अतिव्यापन, दो चीजें होती है, संकरण और अतिव्यापन। इन दोनों को थोड़ा थोड़ा हम पढ़ लेंगे क्योंकि दोनों के दोनों आप इनऑर्गेनिक में और ज़्यादा डिटेल पढ़ोगे, इसलिए हम इनऑर्गेनिक में ये बेसिकली इनऑर्गेनिक के लिए छोड़ रहे हैं। बाकी क्योंकि ऑर्गेनिक में मैंने कहा था पहले भी कनेक्टेड होती है पूरी, तो इसलिए हमें ये पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन चाहिए। तो संकरण और अतिव्यापन क्या होते हैं समझता ध्यान से। भाई जैसे कोई भी कंपाउंड है अपने पास, ठीक है ना, जैसे कार्बन है या CH4 है ना। मैं किसकी बात कर रहा हूँ भाई, मैं CH4 की बात कर रहा हूँ, CH4। अब मैंने आपको क्या बताया, एक लुईस का अष्टक नियम जरूर बता रखा है मैंने आपको कि कोई भी परमाणु क्या चाहता है, अपने बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है। तो बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, तो कार्बन को देखे जरा, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना हमने परमाणु संरचना में पढ़ लिया है। तो अब देखना जरा, 1s2 2s2 2p2 और कार्बन है ये पॉजिटिव, है ना, बीच में नाभिक, और 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ गए, और दूसरे वाले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन क्या चाहता है लुईस के अष्टक नियम अनुसार कि कार्बन चाहता है कि मेरे बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए। तो कार्बन के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने, तो देखो जरा 1 2 3 और ये 4, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन तो है इसके पास। अब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए कुछ भी कर सकता है। 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप कर सकता है, इलेक्ट्रॉनों का साझा कर सकता है, इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, कुछ भी कर सकता है 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। यानी 4 इलेक्ट्रॉनों का ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ साझा कर लेगा। तो जैसे एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, ये वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है। तो कार्बन और हाइड्रोजन ने क्या किए भाई, अपने 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन ने चारों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिए। तो भाई हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए बाह्यतम कोश में। हाइड्रोजन जो है वो ऐसा परमाणु है जो अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे ना करके हाइड्रोजन बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है। हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है,
और बाकी के परमाणु अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ दो, बाकी के परमाणु जो है वो अपना अष्टक पूरा करना चाहेंगे, ठीक है। और जो है ये कार्बन जो है वो अष्टक पूरा करना चाहेगा। हाइड्रोजन के बाह्यतम में 2 हो गए और कार्बन के बाह्यतम कोश में देखना कितने हो गए, तो कार्बन के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है बात। तो ऐसे कार्बन ने इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपने बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर दिए। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, अष्टक नियम है ना, लुईस डॉट संरचनाएं हैं, ये सारी चीजें आपने जरूर 10th क्लास में पढ़ी है, ठीक है। तो अब देखना जरा कि ये जो कंपाउंड आपको दे रखा है, ठीक है, अब मैंने क्या कहा कि भाई कार्बन ने इलेक्ट्रॉनों का साझा किया, पार्टनरशिप की। तो अब ऐसा तो है नहीं कि भाई पार्टनरशिप करने के लिए इन्होंने कोई लिखा पढ़ी करी हो, है ना, कि पेपर वेपर बनवाए हो फिर जाके जो है वो इलेक्ट्रॉनों की पार्टनरशिप, ऐसा थोड़ी ना होता है। पार्टनरशिप करने के लिए ये क्या करते हैं भाई, एक दूसरे के जो कक्षक है ना, जैसे मैंने आपको परमाणु संरचना में बताया था, एस कैसा होता है, एस गोलाकार होता है, पी कैसा होता है, पी डंबलाकार होता है, डी जो है वो द्विडंबलाकार होता है। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे के जो कक्षक है ना, जैसे एस हो गया, जैसे पी हो गया, ये कक्षक आपस में जो है वो शेयर करते हैं। कक्षक आपस में क्या करेंगे, शेयर करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए देखना जरा शेयर कैसे करते हैं, शेयर करने का तरीका बता रहा हूं भाई, है ना, कि भाई जैसे अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूं तो ये 1s2, ये 2s2 और ये 2p2। अभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, पी में 2 इलेक्ट्रॉन है। जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी ही उसकी संयोजकता होती है। तो इसके पास 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अभी इसकी संयोजकता कितनी है, 2 है। तो भाई इसको मैं उत्तेजित करवा देता हूं। इसको जब उत्तेजित करवाऊंगा तो ये 1s2, ये 2p, ये 2s। ध्यान से देखना, अब 2s में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2p में कितने हो गए, 3 हो गए, टोटल कितने हो गए, 4। तो टोटल 4 है, तो 4 में से 1 इलेक्ट्रॉन तो है 2s में और बाकी 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ है, 2p में है, ठीक है। यानी कार्बन है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ये लो जी 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 जो है, 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो 2p में है, 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ है, 2s में है। फिर हाइड्रोजन को देखना, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s1, यानी हाइड्रोजन के पास एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहाँ है, 1s में है। क्लियर है बात, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये कहाँ है, ये 1s में है। ध्यान से देखना जरा कि भाई हाइड्रोजन के पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है, 1। जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उतनी ही संयोजकता होती है, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन 1s में, कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन 2p में और 1 इलेक्ट्रॉन s में। तो अगर मैं इसको बनाऊं, s कैसा होता है, s तो होता है गोलाकार, p कैसा होता है, डंबलाकार। तो ध्यान से देखना जरा कि ये 3 इलेक्ट्रॉन, ये मान लो कार्बन का p इलेक्ट्रॉन, p कक्षक, ये कार्बन का दूसरा p कक्षक, ये कार्बन का तीसरा p कक्षक और ये कार्बन का s कक्षक। यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये अपने पास कंडीशन कुछ ऐसी है। अब हाइड्रोजन आएगा, है ना, कार्बन को इलेक्ट्रॉनों का साझा करना है ना, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, तो हाइड्रोजन आएगा अपना 1s का इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। तो ये हाइड्रोजन का 1s इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का कक्षक है भाई, 1s में 1 इलेक्ट्रॉन है। s कैसा होता है, गोलाकार होता है ना, तो s को गोलाकार बनाया है, p को डंबलाकार बनाया है। तो s को गोलाकार बना दिया, हाइड्रोजन का 1s जो है वो गोलाकार है। तो हाइड्रोजन आया और क्या किया भाई, इसके p से पार्टनरशिप कर ली, ये हाइड्रोजन का है, ये कार्बन का है। ऐसे ही एक और हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन जोड़ने हैं तो भाई एक और हाइड्रोजन का दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन आया और इसके साथ पार्टनरशिप कर ली, दूसरा इलेक्ट्रॉन आया, इसके साथ पार्टनरशिप कर ली, इलेक्ट्रॉन आया, पार्टनरशिप कर ली। ये जितने भी गोले वाले बनाए हैं ये हाइड्रोजन का s कक्षक को प्रदर्शित कर रहा है। ये वाला जो है वो हाइड्रोजन का, ये वाला जो है वो कार्बन का s कक्षक है, कार्बन का p, कार्बन का p, कार्बन का p, ठीक है। तो इस तरीके से बॉन्डिंग हुई, 2-2 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर लिए, 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने से बॉन्डिंग हुई, ठीक है। तो ये ऐसे होती है भाई इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग, ठीक है। ये मैं आपको इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग का तरीका बता रहा हूं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग जो है वो किससे, इसी को भाई अतिव्यापन बोलते हैं, इसी को बोलते हैं अतिव्यापन। अतिव्यापन की डेफिनेशन अगर आप देखो तो आपको ये, आप इसको कुछ यूं बोल सकते हो कि 2 परमाणु के बीच में जब बंधन होता है, जब बॉन्डिंग होती है, तो दोनों परमाणु एक दूसरे का
एक दूसरे के कक्षकों का कुछ भाग आपस में क्या करते हैं, शेयर करते हैं, आपस में बांटते हैं, और इसी शेयरिंग को अतिव्यापन बोला जाता है। क्या बोलते हैं? अतिव्यापन। देखना जरा, जैसे कार्बन ने P और हाइड्रोजन ने S कक्षक, दोनों का ये वाला जो रीजन, आप बीच वाला जो रीजन देख रहे हो ना, ये वाला रीजन इन्होंने क्या किया भाई, शेयर किया है। ठीक है, ऐसे ही इन्होंने ये वाला रीजन जो है वो शेयर किया है। ऐसे ही ये वाला जो है भाग, ये वाला भाग जो आप देख रहे हो, जो मैंने हाईलाइट किया है, ये दोनों ने एक दूसरे से साझा किया है। इसी प्रोसेस को अतिव्यापन बोलते हैं। मैं लिख देता हूं, अतिव्यापन क्या बोलोगे भाई, जब दो परमाणुओं के मध्य बंधन होता है, बंधन होता है, तो ये अपने कक्षकों का कुछ भाग आपस में साझा करते हैं, अपने कक्षकों का कुछ भाग आपस में साझा करते हैं तथा इसी प्रक्रिया को अतिव्यापन कहते हैं। ठीक है भाई, ये तो है अतिव्यापन की आप परिभाषा, इसको बोल सकते हो आसान भाषा में, बाकी डिटेल में आप पढ़ोगे इनऑर्गेनिक में। ठीक है, ये अतिव्यापन है। अब इस अतिव्यापन का नाम क्या रखा जाएगा, ध्यान से देखना। ये कार्बन का कौन सा कक्षक था भाई, ये वाला कार्बन का जो है वो अपने पास 2p था, है ना, ये 2p था, ये भी कौन सा था, 2p था, और ये भी कौन सा था, 2p था। तो इस अतिव्यापन का नाम देखना, इसको मैं बोलूंगा 2p1s, यानी कार्बन का तो 2p, हाइड्रोजन का कौन सा 1s, इसको भी क्या बोलूंगा भाई, इसको भी 2p1s, और इसको भी क्या बोलूंगा भाई, इसको भी 2p1s बोलूंगा। ठीक है, इसको क्या बोलूंगा भाई, इसको, ये कार्बन का कौन सा 2s और हाइड्रोजन का 1s, ये तीन अतिव्यापन तो इसमें देखो जरा कौन से, तीन अतिव्यापन तो 2p1s है, 2p1s 2p1s, एक अतिव्यापन कौन सा है, 2s1s। अब मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको बता देता हूं भाई, क्योंकि अतिव्यापन अलग अलग है, तीन अतिव्यापन एक जैसे हैं, एक अतिव्यापन अलग है। अगर अतिव्यापन अलग है ना, तो इन बंधों की बंध सामर्थ्य भी क्या होगी, अलग अलग होगी। यानी वही बात आ गई वापस से कि अगर इस मॉलिक्यूल को ऊर्जा दोगे ना, तो तीन बॉन्ड जो है ना, तीन बॉन्ड, ये तो बाद में टूटेंगे, ये तो पहले टूटेंगे। ठीक है, तीन बॉन्ड तो पहले टूटेंगे, ये वाला बॉन्ड बाद में टूटेगा। कहने का मतलब है तीनों बॉन्ड, इनमें से चार बॉन्ड में से तीन बॉन्ड जो है वो अलग टाइम पर टूटेंगे, और एक जो बच गया वो अलग टाइम पर टूटेगा। ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अतिव्यापन जो है ना, वो ये अतिव्यापन हमने समझ लिया अतिव्यापन क्या है। अब अतिव्यापन का नाम हमने देखा, तो देखा तीन अलग तरीके के अतिव्यापन है जो तीनों आपस में समान है, एक अतिव्यापन अलग है। तो होना क्या चाहिए, जब ऊर्जा दें तो जो तीन समान है, ठीक है, और जो एक अलग है, ये अलग अलग टाइम पर टूटने चाहिए। तीन एक साथ टूटने चाहिए, और एक जो है वो एक साथ, एक जो है वो बाद में या पहले टूटना चाहिए। तीनों की टूटने की टाइमिंग अलग अलग होनी चाहिए। लेकिन भाई CH4 मॉलिक्यूल में देखा गया कि जब इसको ऊर्जा दी गई, CH4 को जब एनर्जी दी गई, तो ये देखा गया कि ये सारों के सारे बॉन्ड जो है, यानी ये चार के चार बॉन्ड जो सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं ना, चारों के चारों बॉन्ड जो है वो एक साथ ब्रेक हो रहे हैं, चारों एक साथ टूटते हैं। इस प्रोसेस को समझाने के लिए ये जो गड़बड़ आ रही है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, कि हमें तो अगर अतिव्यापन से इसको समझाए ना, अतिव्यापन की जरूरत क्यों है भाई, ये समझ लो। क्योंकि अतिव्यापन जो है, बंध निर्माण की प्रक्रिया को समझाने के लिए अतिव्यापन की जरूरत पड़ती है। कोई भी सहसंयोजी बंध जो होता है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, तो इलेक्ट्रॉनों का साझा किस माध्यम से होता है, वो अतिव्यापन के द्वारा ही होता है। तो भाई अतिव्यापन जो है वो तो बंध निर्माण की प्रक्रिया को समझाने के लिए आवश्यक है। तो देखना जरा कि अगर मैं इस मॉलिक्यूल की संरचना को अतिव्यापन से समझाने की कोशिश करता हूं, तब तो भाई ये वाला कंसेप्ट आता है कि तीन बॉन्ड एक साथ टूटेंगे और एक बॉन्ड जो है वो अलग टूटेगा। ठीक है, ये वाली चीज निकल के आती है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि भाई जब हम इसको एनर्जी देते हैं तो ये चारों के चारों बॉन्ड एक साथ टूटते हैं। चारों के चारों बॉन्ड एक साथ टूटने का मतलब है कि भाई चारों के चारों जो अतिव्यापन हो रहे हैं ना, ये चारों के चारों अतिव्यापन ये जो है वो एक जैसे हैं। क्योंकि चारों अतिव्यापन एक जैसे होंगे ना, तो ही चारों बॉन्ड एक साथ ब्रेक होंगे, अदरवाइज चारों बॉन्ड जो है ना वो एक साथ ब्रेक नहीं होंगे। तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि भाई चारों बॉन्ड जो है वो एक जैसे हैं, चारों के चारों अतिव्यापन एक जैसे हैं। और भाई इस चीज़ को समझाने के लिए
क्योंकि अतिव्यापन से तो इस मॉलिक्यूल को समझा नहीं सकते, तो इस चीज़ को समझाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है संकरण की। किसकी ज़रूरत पड़ेगी? संकरण की। मेरे ख्याल से अतिव्यापन जो है वो समझ में आया होगा आपको। जो 2 पॉइंट ध्यान में रखने, अतिव्यापन क्या है? कक्षकों का साझा, कि 2 परमाणु आते हैं आपस में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए एक दूसरे का अपना कुछ भाग जो है वो क्या करते हैं भाई? अतिव्यापित करते हैं, शेयर करते हैं। एक दूसरे का कुछ पोर्शन क्या करते हैं? शेयर करते हैं। और इसी शेयरिंग को हम क्या बोलते हैं भाई? अतिव्यापन बोलते हैं। क्लियर है बात? कितने प्रकार का होता है इसकी बात मैं नहीं करूंगा। 2 प्रकार का होता है वैसे, तो होता है समाक्षीय, एक होता है समपार्श्वीय, ठीक है ना? 2 प्रकार का होता है। और वो सिग्मा और पाई बॉन्ड जो बताया था वो भी यहीं से आता है कि भाई समाक्षीय अतिव्यापन से सिग्मा बॉन्ड बनता है, समपार्श्वीय अतिव्यापन से पाई बॉन्ड बनता है। तो वहां तक हम नहीं जाएंगे। आपको अभी के लिए क्या ध्यान में रखना? अतिव्यापन क्या होता है? तो कक्षकों की शेयरिंग होती है, दोनों परमाणु एक दूसरे का कुछ भाग साझा करते हैं बंध बनाने के लिए, इसी को हम अतिव्यापन बोलते हैं। क्लियर बात? ठीक है। दूसरा पॉइंट, संकरण क्या होता है? तो ये तो अभी हम आएंगे, ठीक है, कि अतिव्यापन, केवल अतिव्यापन से हम किसी भी मॉलिक्यूल की संरचना को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, केवल अतिव्यापन से नहीं समझा सकते, क्योंकि भाई यहाँ 3 अतिव्यापन एक जैसे हैं, एक अतिव्यापन अलग है। तो वही बात आ गई कि एनर्जी दोगे तो 3 बॉन्ड पहले या बाद में टूटेंगे, एक बॉन्ड अलग टूटेगा, 3 अलग टूटेंगे, ऐसा होना चाहिए। लेकिन जब एनर्जी दी गई तो देखा गया सारे के सारे एक साथ टूटते हैं। तो इस प्रक्रिया को समझाने के लिए जरूरत पड़ी किसकी? संकरण की। यानी कि बंध निर्माण की प्रक्रिया को समझाने के लिए 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो संकरण की, एक अतिव्यापन की। तो यहां पर जो मैंने sp2 संकरित कक्षक लिखा है ना, वो संकरण से ही संबंधित है, ठीक है। अब ये क्या होता है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखना जरा, क्या होगा, संकरण की प्रक्रिया क्या है, ठीक है। इसको तो मैं मिटा रहा हूं। अब देखना, इसी मॉलिक्यूल को हम इन दोनों की हेल्प से समझाने की कोशिश करते हैं, संकरण प्लस अतिव्यापन से। पहली बात तो संकरण क्या होता है, डेफिनेशन में लिख देता हूं, ठीक है ना, कि जब अतिव्यापन से पहले, पहली बात, अतिव्यापन से पहले परमाणु अपने कक्ष को अपने अर्धपूरित या पूर्णपूरित, अर्धपूरित का मतलब है भाई आधे भरे हुए, पूर्णपूरित का मतलब है भाई पूरे भरे हुए, ठीक है। अपने अर्धपूरित या पूर्णपूरित कक्षकों की मिक्सिंग करता है, जिससे सभी कक्षकों की ऊर्जा बराबर हो जाती है, की ऊर्जा बराबर हो जाती है, तथा जितने कक्षकों की मिक्सिंग हुई है, जितने कक्षकों की मिक्सिंग हुई है उतने ही नए कक्षकों का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। तथा बने हुए कक्षकों को संकरित कक्षक कहते हैं। भाई ये अपने पास इसकी डेफिनेशन है, समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखना जरा। कार्बन है ना, कार्बन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बताया, 1s2 2s2 2p2। अगर मैं देखूं तो ये 1s2, ये 2s2, ये 2p2। कार्बन का जो है वो कितना होता है भाई, कार्बन का जो है वो 4 होती है वैलेंसी। तो अभी जो है 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे ना उतने ही क्या होंगे, वैलेंसी होगी, उतनी वैलेंसी होगी। तो इस इलेक्ट्रॉन को मेरे को उत्तेजित करवाना पड़ेगा, इसको मैंने उत्तेजित करवा दिया। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो अपने पास हो गया भाई ये 1s2 2s1 और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन, ये 2p, ये
2s, ठीक है। अब 4 अयुग्मित हो गए ना, तो 4 अयुग्मित हो गए तो इसके पास जो है वो इसकी वैलेंसी भी कितनी होगी, 4 होगी। अब देखना जरा, ये कार्बन है, बंध बनाने के लिए तैयार है, 4 बॉन्ड बना सकता है। अब हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखना, हाइड्रोजन को बताया था 1s1, यानी इसके s में जो है वो केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन आएगा कार्बन के पास बॉन्ड बनाने, इलेक्ट्रॉन साझा करने। तो भाई इलेक्ट्रॉन साझा करने से पहले कार्बन कहेगा कि ओ हाइड्रोजन तू रुक एक बार, ठीक है, तेरे से इलेक्ट्रॉन शेयर करने से पहले मैं खुद को तैयार कर लेता हूं शेयरिंग करने के लिए। तो कार्बन जो है वो खुद को प्रिपेयर करेगा, खुद को तैयार करेगा शेयरिंग करने के लिए। कैसे करेगा? तो कार्बन क्या करेगा कि अभी 2s और 2p, याद करो sp,d,f परमाणु संरचना, ये परमाणु संरचना से सारे चैप्टर आपस में थोड़ा थोड़ा कनेक्टेड होते हैं भाई, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो परमाणु संरचना अगर भूल गए तो क्वांटम नंबर वाला पोर्शन एक बार दोबारा पढ़ो। तो sp,d,f इनमें बात करें तो s की ऊर्जा सबसे कम, फिर p की, फिर d की, फिर f की ऊर्जा सबसे ज्यादा। जैसे जैसे L का मान बढ़ता है, याद करो उपकोष की ऊर्जा बढ़ती है, बताया था मैंने sp,d,f। तो s वाले और p की ऊर्जा, तो s की ऊर्जा कम है, p की ऊर्जा ज्यादा है, इनकी ऊर्जा अभी अलग अलग है। तो कार्बन क्या करेगा, एक s और 3p, भाई इनकी ऊर्जा क्या है, अलग अलग है, तो इनको आपस में मिक्स करेगा। s को लिया, p को लिया, आपस में मिक्स किया। कितने कक्षकों की मिक्सिंग हुई? टोटल 4 कक्षकों की मिक्सिंग हुई, एक s 3p, टोटल 4 कक्षकों की मिक्सिंग हुई। सबको आपस में क्या किया भाई, मिक्स किया। और मिक्स करने के बाद सबकी ऊर्जा को क्या कर दिया, जो 4 मिक्स करे हैं उन सबकी ऊर्जा को बराबर बराबर कर दिया, ठीक है। सबकी ऊर्जा को क्या कर दिया भाई, बराबर बराबर बांट दिया। तो अब क्या होगा कि सबको मिक्स किया, इन चारों को आपस में इसमें क्या कर दिया भाई, मिक्स कर दिया। एक s और 3p, 1 2 3, ठीक है ना। एक तो s कक्षक हो गया, 3 p कक्षक हो गए, सबको आपस में मिक्स कर दिया, सबकी ऊर्जा आपस में क्या कर दी, बराबर कर दी। अब बराबर करने के बाद जितने कक्षकों की मिक्सिंग हुई है, ध्यान से, जितने कक्षकों की मिक्सिंग हुई है उतने ही नए कक्षकों का निर्माण होता है। तो 4 कक्षकों की मिक्सिंग हो गई है भाई साहब, तो 4 नए कक्षकों का निर्माण होगा। और ये जो 4 नए कक्षक है इनको हम बोलेंगे sp3 कक्षक। एक s और 3p की मिक्सिंग हुई ना, तो जो 4 नए कक्षक बनेंगे ना, 4 sp3 कक्षक बनेंगे, ठीक है ना, जो नए कक्षक बने हैं। अब s कक्षक और p कक्षक नहीं है, जो नए बने हैं ना उनको क्या बोलेंगे, sp3 कक्षक बोलेंगे। अब sp खत्म हो गया सब, एक s 3p की मिक्सिंग हुई है तो sp3 कक्षक का निर्माण हुआ। एक s 2p की मिक्सिंग होती तो sp2 बोलते, एक s 1p की मिक्सिंग होती तो इसको sp बोलते, एक s 3p 1d की मिक्सिंग होती तो sp3d बोलते, ठीक है ना। तो ये जो कक्षकों के मिक्सिंग की प्रक्रिया है ना, इसी को क्या बोलते हैं, संकरण बोलते हैं। यही मैंने कहा है कि इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं भाई, संकरण बोलते हैं। और भाई इस प्रक्रिया से कक्षकों का जो बने हुए कक्षक है उनको क्या बोलते हैं, संकृत कक्षक बोलते हैं। अभी मैंने आपको पहले बताया था, क्या S कैसा होता है, गोलाकार होता है, P कैसा होता है, डंबलाकार। जब इनको मिलाते हैं ना तो संकृत कक्षक जो है इनको भाई कुछ इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। ये संकृत कक्षक, इसको इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। जितने भी, चाहे कोई भी संकृत कक्षक आ जाए, संकृत कक्षक को प्रदर्शित करने का ये तरीका होता है। P कक्षक को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, इसमें 2 पालियां होती है। S को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, जब मिक्स कर दिया ना तो मिक्स करने के बाद में जो है इसको प्रदर्शित ऐसे करेंगे। ये संकृत कक्षक का मतलब प्रदर्शित करने का तरीका होता है। क्लियर है बात? तो क्या हुआ कि भाई अति व्यापन अभी हुआ नहीं है, अभी बॉन्ड नहीं बना है। हाइड्रोजन ने कार्बन को कहा कि चल भाई बॉन्ड बनाते हैं। कार्बन ने कहा कि भाई एक बार रुक जा, मैं पहले बॉन्ड बनाने से पहले, तेरे साथ बॉन्ड बनाने से पहले एक बार अपने आप को तैयार कर लेता हूं। तो कार्बन ने अपने एक s 3p कक्षकों को आपस में मिलाया, इनकी ऊर्जा को आपस में बराबर बराबर कर दिया और 4 के 4 जितने कक्षक बने हैं ना, जितने कक्षक मिले हैं, 4 के 4 नए कक्षक इसने बना दिए। और ये 4 के 4 कक्षक जो है अब कार्बन के चारों तरफ जो है वो क्या हो जाएंगे भाई, ऐसे व्यवस्थित हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे व्यवस्थित चतुष्फल की आकृति में व्यवस्थित हो जाएंगे, ठीक है। और भाई क्योंकि हर एक में एक एक 4 बने हैं ना, सब में पहले एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन था, तो सब में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। पहले वाले केस में क्या था, पहले वाले में केस में ऐसा था, कार्बन था, ये एक p, ये दूसरा p मैंने कुछ ऐसे बनाया, ये तीसरा p जो है वो मैंने कुछ ऐसे बनाया था, और एक क्या था, s था। अब ये p और s जो है वो खत्म हो गए, इन सब को मिलाकर इसने क्या बना दिया, नया sp3 कक्षक बना दिया। तो ये पहले p था 2p 2p
2p2s, पहले ऐसा था, अब सब खत्म है। ये वाला भी sp3, ये वाला भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3। अब हाइड्रोजन आएगा अपना 1s कक्षक लाएगा और हाइड्रोजन आएगा 1s कक्षक लाएगा और यहाँ पर क्या करेगा भाई, इसके साथ अतिव्यापन करेगा। ये हाइड्रोजन का 1s कक्षक, ये हाइड्रोजन का 1s कक्षक, हाइड्रोजन का 1s कक्षक, ये इन्होंने अपना ये वाला पार्ट क्या कर लिया भाई, शेयर कर लिया, ये वाला पार्ट शेयर कर दिया, ये बॉन्ड हो गया। अब देखना अतिव्यापन का नाम क्या हुआ, तो भाई इस अतिव्यापन का नाम देखो क्या हो जाएगा, sp3 1s, इसका नाम भी क्या हो गया, sp3 1s, क्योंकि ये sp3 ये 1s, इसका नाम भी क्या हो गया, sp3 1s, और इसका नाम भी sp3 1s। देखना जरा, चारों के चारों अतिव्यापन कैसे हैं, एक जैसे हैं, और चारों के चारों अतिव्यापन अगर एक जैसे हैं तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि भाई ये जो है चारों के चारों बॉन्ड जो है वो बराबर बंद सामर्थ्य के होंगे, सबकी स्ट्रेंथ कैसी होगी, इक्वल होगी। ठीक है, तो यहां से ये कंक्लूजन निकलता है, ये संकरण से हमने उस चीज को समझा दिया कि भाई अगर केवल अतिव्यापन से समझाओगे, तो केवल अतिव्यापन से समझाओगे ना, तब तो 3 बॉन्ड तो अलग टूटेंगे, 1 बॉन्ड अलग टूटेगा। ये उदाहरण, ये कंक्लूजन आ रहा था, जबकि एक्सपेरिमेंटली मैंने देखा था क्या कि चारों के चारों एक साथ टूटते हैं। तो इसको समझाने के लिए किसकी जरूरत पड़ी भाई, अपन को संकरण की जरूरत पड़ी। यह संकरण है। संकरण क्या है, कक्षकों के मिक्सिंग की एक प्रक्रिया है। कक्षक आपस में मिक्स किए जाते हैं, सबकी ऊर्जा को वितरित किया जाता है, बराबर बराबर बांटा जाता है, और जितने कक्षक मिक्स हुए हैं उतने ही नए कक्षक बना दिए जाते हैं, और ये जो नए कक्षक हैं ये अतिव्यापन में भाग लेते हैं। तो संकरण जो है वो अतिव्यापन से पहले की प्रक्रिया है। अतिव्यापन होगा ना, जब भी अतिव्यापन होगा, जब भी बंद बनाने के लिए कोई परमाणु आएगा, किसी के पास इलेक्ट्रॉनों को साझा करने के लिए आएगा, तो भाई उससे पहले संकरण होगा। ठीक है, कार्बन कहेगा कि भाई रुक जा, पहले मैं अपने आप में संकरण कर लेता हूं, अपने आप को तैयार कर लेता हूं। आपने संकरण का मतलब समझा होगा, संकरण का मतलब छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि जैसे 2 पौधों के बीच में संकरित किस्म को बनाना है, तो दोनों के जो है, एक के परागकण लिए, एक के जो है वो क्या होता है, जिसको क्या बोलते हैं, अब एग्जैक्टली तो मेरे को याद नहीं, बायो में आप पढ़ते हो तो आपको ज़्यादा पता होगा। ठीक है ना, तो दोनों पौधों को मिला के हम क्या करते हैं भाई, एक नए किस्म की को जनरेट करते हैं, और ये वाला जो पौधा होता है इसमें बढ़िया गुण होते हैं, इन दोनों के गुण होते हैं, और ये वाला बढ़िया माना जाता है। ठीक है ना, बिल्कुल वैसा ही है कि संकरण से कक्षकों की मिक्सिंग हुई और कुछ ज़्यादा बढ़िया गुणों वाले जो है कक्षकों का जन्म हुआ, और इनको क्या बोलते हैं, संकरित कक्षक हम बोलते हैं। ठीक है ना, ये है संकरण। अब अपने किस काम का क्यों पढ़ लिया। ठीक है, तो सुनो ध्यान से भाई, ये संकरण मैंने जितना बोला है, आप जितना बोर्ड पर लिखा है, ये डेफिनेशन वगैरह एक बार लिख लो, और आपको जो है वो क्या करना है। ठीक है, समझ में आया? अगर ठीक है, नहीं समझ में आया ना, तो आपको करना क्या है, आपको केवल इतना करना है, संकरण निकालना आना चाहिए कि भाई कौन से परमाणु में कौन सा संकरण होगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से ऐसा ही आता है। ठीक है ना, जैसे आपको दे दिया CH3 CH2 CH3, आपको जो है A B C इन तीनों परमाणुओं में, यानी इस कार्बन पर, इस कार्बन पर, इस कार्बन पर संकरण बताना है कि भाई कौन सा संकरण होगा। संकरण निकालते कैसे, ये आना चाहिए। ये इतनी कहानी, इतनी रामायण अपन ने पढ़ी, ये समझ में आई या ना आई, ठीक है, लेकिन संकरण निकालते कैसे है ये आना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको एक काम करूंगा भाई, आज की क्लास में तो ये हो नहीं पाएगा, बहुत ही सिंपल सा काम है, छोटा सा फॉर्मूला है संकरण निकालने का। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको संकरण निकालना बताऊंगा। एक बार इसको आप क्या करें, रिवाइज करें, सोचने की कोशिश करें। अगर समझ में नहीं आया, वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देखें एक बार वीडियो को। ठीक है ना, तो अगर ये समझ में नहीं आया, फिर भी समझ में नहीं आता, तो आप मेरे को व्हाट्सएप करें, मैं कोशिश करूंगा आपको पूरे तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की। ठीक है ना, और इसको जो है वो अपन नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि संकरण पढ़ना बहुत जरूरी है आगे की चीज़ के लिए। ठीक है ना, इसलिए संकरण को कल की क्लास में संकरण निकालना सीखेंगे कि कैसे संकरण निकालते हैं। आपके क्वेश्चन भी दे रखे हैं मॉड्यूल में कि भाई इस यौगिक में लेफ्ट टू राइट चलने पर संकरण क्या होगा, राइट टू लेफ्ट चलने पर संकरण क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन भी दे रखे हैं, तो वो भी हम क्या करेंगे भाई, सीखने वाले हैं। क्लियर है बात? तो इसको आगे करते हैं अपन, कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।